वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम फुल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है। सो वो बेसिक फंक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं ताकि वो अपने लाइफ को मेंटेन कर सके ऑन दी अर्थ। So basically, life processes मतलब basic functions which are performed by all living organisms. So इस chapter में जो हम discuss करने वाले हैं basic functions that are nutrition, respiration, transportation and excretion. So let's start with nutrition first. What is nutrition? So nutrition basically जो भी food हम consume कर रहे हैं वो फूड की फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स मतलब फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन, जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है in the organism, this process is called nutrition. So it is the process of intake of nutrients by the organism is called nutrition. So अब देखते हैं the two modes of nutrition. One is autotrophic and second is heterotrophic. So autotrophic का मतलब है, auto means self. So that means वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। सो ग्रीन प्लांट्स में आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो वील मूव टू दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बट उससे पहले हम हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं। सो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, दे कम अंडर दिस ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल्स हैं, फंजाई हैं। अब इसको भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक। सो सैप्रोफिटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करते हैं, मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम सैप्रोफिटिक मोड के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल है फंजाई। सेकेंड जो है दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं विदाउट किलिंग देम। सो उनको जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मिलता है, जिन्हें होस्ट कहा जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइस एंड टिक्स। नाउ द थर्ड फॉर्म इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है फूड लेते हैं, इंजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो ये जो है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ह्यूमंस, एमीबा, डॉग एंड अदर एनिमल्स दे कम अंडर दिस कैटेगरी। सो अब सबसे पहले देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, बिकॉज ऑटोट्रोफिक मोड जो होता है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहली चीज हमें मालूम है सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो सनलाइट सन से मिलती है, वाटर जो है वो सॉइल से, वाटर एंड मिनरल जो है वो प्लांट्स को सॉइल से मिल जाते हैं, क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर लीव्स में प्रेजेंट होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट दे गेट फ्रॉम एयर। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है जो सन से मिल रही है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर वही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। और इसी स्टेप में जो वाटर है दैट गेट्स स्प्लिट अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ द थर्ड स्टेप इज कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में। सो हमें एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट अकर इन फोटोसिंथेसिस। तो आपने ये 3 स्टेप्स वहां बता देने हैं, एंड जो इक्वेशन आप लिख सकते हैं दैट इज द इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये जो दोनों क्लोरोफिल एंड सनलाइट है ये हमने एरो के ऊपर नीचे लिखे हैं, एंड देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, ग्लूकोज, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। So this is the balanced chemical equation for photosynthesis. Now अब हम आगे देखते हैं what are guard cells and what are stomata. Now
आपको एग्जाम में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि व्हाट आर गार्ड सेल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गार्ड सेल्स। तो उससे पहले हम समझते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि बेसिकली स्टोमेटा जो होता है वो स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है? जो काम होता है स्टोमेटा का, दैट इज दे हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। तो गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया। देन दे हेल्प इन ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। सो स्टोमेटा के ये दो बेसिक फंक्शंस होते हैं। अब जो स्टोमेटा होता है दैट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। एंड गार्ड सेल्स बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे हम? गार्ड सेल्स जो होते हैं दीज आर किडनी शेप्ड सेल्स जो कि स्टोमेटा को सराउंड करते हैं। जैसे आप ये फिगर जो देख रहे हैं डायग्राम, इसमें देखिए ये गार्ड सेल्स है। तो ये जो किडनी शेप सेल्स है दीज आर द गार्ड सेल्स। एंड जो ये पोर है दीज आर द स्टोमेटल पोर्स। सो गार्ड सेल जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करते हैं। तो जब वाटर जो होता है गार्ड सेल्स में ज्यादा हो जाता है, देन दे स्वेल अप एंड जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाते हैं, राइट। एंड जब ये श्रिंक कर जाते हैं गार्ड सेल्स, जैसे कि आप ये सेकंड फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे श्रिंक हो गए हैं गार्ड सेल्स, दैट मीन्स वाटर हैज मूव्ड आउट ऑफ द सेल्स। तो स्टोमेटल पोर जो है ये क्लोज हो गया है। सो दिस इज द स्टोमेटल पोर, दिस इज क्लोज्ड इन दिस पोजिशन। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर अब दे पाएंगे, व्हाट आर गार्ड सेल्स एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ गार्ड सेल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूट्रिशन इन एमीबा। अब हमने अभी ऊपर देखा था जब हमने हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया था, होलोजोइक मोड क्या होता है। तो अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। दैट मीन्स वो फूड को इंजेस्ट करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनके फूड का, दैट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी बाय इजेशन। अब एमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, व्हाट इज द मोड? तो आप बता सकते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एंड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डज एमीबा एनगल्फ इट्स फूड पार्टिकल्स, तो उसको समझते हैं। तो एमीबा जब इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद फूड पार्टिकल्स तो क्या होता है कि उसका जो सेल सरफेस है वहां पे कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस आ जाती है, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। और ये सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को अंदर लेके जाता है, इंजेस्ट करता है। अब वहां पे जब फूड अंदर चला गया तो एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाता है, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो उस फूड वैक्यूल के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं। और उन एंजाइम्स का काम क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड सिमिलरली जब ये प्रोसेस हो जाता है तो वो जो है वो बाहर, मतलब फूड वैक्यूल के बाहर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो भी एक्सेस या वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। सो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन इन एमीबा टेक्स प्लेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ डज एमीबा एनगल्फ दिस फूड पार्टिकल, तो आपने यहाँ पे बताना है सूडोपोडिया के थ्रू वो फूड को एनगल्फ करते हैं। और सूडोपोडिया जो है ये स्मॉल फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं उसके सरफेस पे। All right. Now let's move on to the very important topic, which is nutrition in human beings. अब ह्यूमन बींग्स में देखते हैं कि जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स इन्वॉल्व है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले समझते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है दैट मीन्स इट्स अ लॉन्ग पैसेज जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे खत्म होता है। सो वो पूरा पैसेज जो माउथ से एनएस तक के जितने भी ऑर्गन्स या ग्लैंड्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। सो इट्स अ पैसेज थ्रू from which starts from mouth and ends at anus. So इसके अंदर जो organs हम discuss करेंगे that would be stomach, small intestine, large intestine, और जो glands हम पढ़ेंगे that would be salivary glands, gastric glands, liver and pancreas. Let's start with mouth first. Now सबसे पहले जब हम खाना या food consume करते हैं, so that goes in mouth, right? So mouth में हमें पता है teeth है और tongue है, इनका रोल देखते हैं। teeth का आपको मालूम है कि physical digestion में help करते हैं, ये फूड को स्मॉलर पीसेस में क्रश कर देते हैं। अब जो टंग होता है ये क्या करता है, जो सलाइवा हमारे माउथ में होता है उसको मिक्स करता है फूड के साथ ताकि फूड इजीली स्वॉलो हो जाए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि सलाइवा जो है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेस बोलते हैं। और सलाइवरी अमाइलेस को कौन सिक्रीट करता है? वो सिक्रीट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेस सिक्रीट करते हैं और ये हेल्प करता है स्टार्च की ब्रेकडाउन के अंदर। तो जो फूड हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है और उसमें स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो डाइजेशन होता है फूड का वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेस, जो कि स्टार्च को शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज है
कि क्वेश्चन अगर आपके पास आता है वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन बॉडी, तो आपने ये बताना है इट स्टार्ट्स इन माउथ। एंड हाउ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ, तो आप उसमें बताएंगे कि टीथ और टंग का क्या रोल है। एंड साथ में इंपॉर्टेंटली यू हैव टू मेंशन कि स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। अब खाना जो है वो माउथ में यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, देन ये फूड जो है ये स्टमक में मूव करता है। लेकिन स्टमक में किसके थ्रू मूव करता है, ईसोफेगस के थ्रू मूव करता है। सो ईसोफेगस क्या है, बेसिकली फूड पाइप है जिसके थ्रू फूड जो है वो माउथ से स्टमक में मूव करता है। एंड इसमें जो मूवमेंट इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। So peristaltic movement is rhythmic contraction and relaxation that helps to push the food to the stomach. अब खाना जो है वो स्टमक में पहुंच चुका है। स्टमक के अंदर अब देखिए जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उसमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से फर्स्ट है HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो HCl के दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके साथ जो भी जर्म्स एंटर कर रहे हैं फूड के साथ, इट किल्स दोज जर्म्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। अब एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट करता है, ताकि जो पेप्सिन है, अब पेप्सिन जो है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसका मतलब जो स्टमक है, जो फूड हमारा स्टमक में आ गया उसमें जो प्रोटीन है वो स्टमक में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है पेप्सिन, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए काम करने के लिए। तो वो एसिडिक मीडियम कौन क्रिएट करता है, HCl क्रिएट करता है। सो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ HCl। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, तो यहाँ HCl की बात हो रही है। सो आपने ये वाले दो फंक्शंस बता देने हैं। नाउ द सेकेंड सब्सटेंस इन गैस्ट्रिक जूस इज पेप्सिन। तो पेप्सिन हम देख चुके हैं, दिस इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मतलब ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ सेकेंड थर्ड वन इज म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या होता है, ये भी स्टमक की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है बाय फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रीटेड, तो अगर म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, जो HCl होगा वो स्टमक लाइनिंग में इरोजन कॉज कर देगा, राइट। अब देखिए फूड का डाइजेशन जो है स्टमक में हो गया, प्रोटीन डाइजेशन भी स्टमक में स्टार्ट हो गया। अब खाना जो है इट विल बी पुश्ड डाउन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये स्टमक है, इट्स अ जे शेप ऑर्गन आपने देखा। नाउ स्टमक से खाना कहाँ जा रहा है, इट इज मूविंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। so this is the highly coiled structure and this is the largest part of alimentary canal। एंड यहाँ पे जो भी फूड हम अंदर लेके जा रहे हैं वो सारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये MCQs में पूछा जाता है, विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, सो दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नाउ इसमें देखते हैं कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। सो दैट मीन्स यहाँ पे दो ग्लैंड्स हैं, एक है लिवर और दूसरा है, लिवर इज दिस स्ट्रक्चर, एंड दूसरा है पैनक्रियाज जो कि आप देख रहे हैं स्टमक के एकदम नीचे है, दिस इज पैनक्रियाज। ये जो है अपने सिक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर देते हैं। नाउ देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सो लिवर जो होता है, लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। सो ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। और इस बाइल जूस का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ये है कि जो भी फैट हमारे खाने में है उसको ये इमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट करता है। तो फैट जो है वो लार्जर ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में है और इमल्सिफाइड फैट मतलब ये स्मॉलर ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो बाइल जूस के दो फंक्शंस हैं। पहली चीज, ये फैट्स को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है। दूसरा फंक्शन इसका है कि ये एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करता है। नो अल्कलाइन फूड मतलब अल्कलाइन मीडियम में क्रिएट करता है, मतलब पैनक्रियाटिक एंजाइम। अभी हम आगे देखेंगे कि पैनक्रियाज जो है वो कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं जिनमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी होते हैं, और वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट उनको काम करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो अल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करवाता है, बाइल जूस।
आइए अब देखते हैं पैनक्रियाज को। तो पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा, दिस इज पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फर्स्ट इज अमाइलेज, सेकंड इज ट्रिप्सिन एंड थर्ड वन इज लाइपेज। ये तीनों ही एंजाइम्स हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ पैनक्रियाज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, तो आपने ये बताना है कि वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें तीन एंजाइम्स होते हैं। First enzyme is amylase, second is trypsin, third one is lipase. तो अब देखते हैं इन तीनों एंजाइम्स का क्या रोल है। Now first let's see trypsin. तो ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो ट्रिप्सिन का ये रोल है। सेकेंड इज अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एंड लाइपेज इज थर्ड वन। तो लाइपेज का क्या काम है, लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल में कन्वर्ट करता है। तो आपको ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए जो कि पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें जो तीन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या डाइजेस्ट करते हैं या क्या क्या ब्रेक डाउन करते हैं। राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड हियर। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वेयर डज दिस प्रोसेस अकर। सो आपने बताना है, जैसे हमने देखा अभी कि जो बाइल जूस है जो लिवर सिक्रीट करता है वो हेल्प करता है फैट्स को इमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहली चीज आप ये बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। दूसरी चीज आप ये बताएंगे कि कि जो पैनक्रियाज है वो लाइपेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। Now, second question which can be asked is which organ is the site for complete digestion of food? Explain. So organ कौन सा है, हमने अभी देखा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की। कैसे एक्सप्लेन करना है ये हम ऑलरेडी अभी समझ चुके हैं। तो अभी हमने देखा खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर ब्रेक डाउन हो चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है न्यूट्रिएंट की वो देखते हैं। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में के सरफेस पे, इनर सरफेस पे कुछ विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में। तो बेसिकली इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो भी खाना ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, थ्रू दीज विलाई। क्योंकि यही जो है जो ब्लड वेसल्स इनके अंदर हैं वो एब्जॉर्ब फूड को हर एक बॉडी पार्ट के सेल तक लेके जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे डाइजेस्ट हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जब फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो लार्ज इंटेस्टाइन इज दिस पार्ट जो आप बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है दिस इज दी लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसमें भी कुछ विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। Now let's move on to respiration. Now respiration मतलब the process of releasing energy from the food. तो जो भी food हम consume कर रहे हैं उस food से जो energy release होती है that is called respiration. तो हमने देखा जैसे एक सेल है, सेल में फूड और ऑक्सीजन जा रहा है और what are the products? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। सो एटीपी इज नथिंग बट जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। राइट, सो रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की रेस्पिरेशन को हम समझेंगे। वन इज एनारोबिक एंड सेकेंड वन इज एरोबिक। ना एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। राइट, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। एंड जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है दैट मींस हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। राइट, तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दैट इज कि जो भी ग्लूकोज है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है बाय वेरियस पाथवेज। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें मालूम है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है इट कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट कैन ऑल्सो अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वही हम इस फ्लो चार्ट में समझेंगे। नाउ लेट्स से कि हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है
उसका फॉर्मूला है C6H12O6। साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं। इसमें ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट प्लस एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड। अब यहाँ पे तीन चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट स्टेप, अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, जैसे कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो वहां पे तीन प्रोडक्ट्स बन रही हैं। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज वाटर एंड ऑल्सो एनर्जी इज रिलीज। नाउ सेकंड चीज क्या होती है वो हम देखते हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे यीस्ट का केस है, तो यीस्ट के केस में इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। तो दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एनर्जी रिलीज हो रही है। नाउ द थर्ड थिंग इज, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ये हम बात करेंगे मसल सेल्स के अंदर। जैसे अगर हम कोई भी रिगरस एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, सो कई बार क्या होता है कि क्रैम्प्स आ जाते हैं, या तो आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको मसल क्रैम्प आ सकता है। तो वो क्यों आता है? बिकॉज उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है वो उतना, जितनी जल्दी यूज अप हो रहा है उतनी जल्दी ब्लड के थ्रू सप्लाई नहीं हो पा रहा। तो दैट मीन्स वहां पे लैक्टिक एसिड क्रिएट हो रहा है, और एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, बट लैक्टिक एसिड क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मसल सेल्स। तो आपको यहाँ पे एक वन मार्कर क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हेन व्हाट हैपेंस इन मसल सेल्स इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। या फिर इसको पूछा जा सकता है कि जब विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं, ये एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तब आपने यही बताना है कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं। और ये लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो बहुत जल्दी यूज अप हो रही है उस जगह पे, बट उतनी जल्दी सप्लाई नहीं हो पा रही है। So that's why lactic acid is created. Now, these are the three ways where you can explain the breakdown of glucose by various pathways. So, ये pathways हैं. Now, let's move on to the respiratory system. अब respiratory system के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से organs involved हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑक्सीजन है या जो एयर है वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू एंटर करती है? इट एंटर्स थ्रू नोज। अब नोज के थ्रू, दैट मीन्स नॉस्ट्रल्स के थ्रू जब एयर एंटर करती है, देन इट मूव्स टू द नेजल पैसेज, और वहां से जो है दैट मूव्स टू दी, इट एंटर्स द फायरेक्स। सो फायरेक्स इज दिस पार्ट, दिस इज द फायरेक्स, एंड फायरेक्स के थ्रू एंड देन इट मूव्स टू विंड पाइप। नाउ विंड पाइप इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया। तो ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। उसके बाद जो एयर है फ्रॉम ट्रैकिया, अब ट्रैकिया को यहाँ पे देखिए, ये दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है विच आर कॉल्ड ब्रोंकाई। नो, यहाँ पे देखिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे दीज आर कॉल्ड द ब्रोंकस और ब्रोंकाई, और ये दो ब्रोंकाई जो है दीज आर कनेक्टेड टू दीज टू लंग्स। तो दीज आर द लंग्स, ये लंग्स हैं, तो ये जो है दिस इज कनेक्टेड टू दीज टू लंग्स। सो अब ईच ब्रोंकस देन डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रोंक्यूल्स, दीज आर द ब्रोंक्यूल्स। नाउ ब्रोंक्यूल्स के एंड में आप देख रहे हैं देयर आर एल्वियोलाई प्रेजेंट। सो एल्वियोलाई जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, सो मेन जो गैसियस एक्सचेंज है दैट इज अकरिंग थ्रू एल्वियोलाई, इसको हम एयर सैक्स भी बोलते हैं। तो जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन जिस तरह से अंदर आती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाती है, दैट अकर्स एट दिस एल्वियोलाई। So this is the structure of respiratory system in humans. So आपको ये पता होना चाहिए कि what is the how the air is moving inside the body and what is the role of alveoli here. So alveoli आपको बताना है that it provides a larger area for gaseous exchange. This is important, which helps in the intake of oxygen and carbon dioxide is removed from this air sac. Now अब हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको पूछते हैं हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमंस टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें आपने एल्वियोलाई का रोल बताना है। अब यहाँ पे देखिए, जो एल्वियोलाई होता है दैट इज सराउंडेड बाय थिन कैपिलरीज, जो कि ब्लड को, थिन कैपिलरीज कैरिंग ब्लड टू देम, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई के अंदर से डिफ्यूज कर जाता है ब्लड के अंदर। अब ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हीमोग्लोबिन का ये काम है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ एल्वियोलाई। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट ब्लड।
ना ब्लड क्या है, ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर जो चार कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स, देन प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या है, ये रेड क्यों होते हैं? आरबीसी रेड होते हैं बिकॉज इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट। और डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? डब्ल्यूबीसी जो है वो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो बेसिकली ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीजेस। नाउ द थर्ड वन इज प्लाज्मा। सो प्लाज्मा जो होता है ये फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का। इसमें 90% वाटर होता है और बाकी जो है प्रोटीन, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द लास्ट वन इज विच इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? ये फंक्शन होता है कि ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो जिस भी जगह पे आपको अगर इंजरी हो रही है या वूंड हो जाता है, आप देखते हैं कि वो ब्लड जो है वो अपने आप क्लॉट कर जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स। Now, second thing that we'll talk about circulatory system is the arteries and vein. Arteries और vein का रोल क्या है? Let's understand that. So जो arteries होती हैं ये blood को heart से body organs तक लेके जाती हैं। तो heart to body organs जो blood को ले कैरी कर रहा है, that is artery। और veins क्या करती हैं? वो blood को body organ से heart तक लेके आती हैं। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। Now the third one is capillary. तो कैपिलरीज क्या होती है? ये बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं, बहुत ही नैरो ट्यूब्स होती हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। तो कैपिलरीज का ये रोल होता है। और जो मेन काम कैपिलरीज करती हैं, जो भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ब्लड और बॉडी सेल के बीच में मटेरियल्स होते हैं, उनको एक्सचेंज, उनकी एक्सचेंज में हेल्प करती है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है वो हार्ट के थ्रू कैसे फ्लो करता है। सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि जो हार्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। उसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड दो साइड्स में डिवाइड करेंगे। वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड अदर इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। सो लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। सो राइट साइड में पहले देखते हैं, यहाँ पे राइट एट्रियम प्रेजेंट है जिसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं। दूसरा राइट वेंट्रिकल है। देन ऑन द लेफ्ट साइड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार पार्ट्स में हमने इसे यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो अब देखते हैं कि जो ब्लड है वो कैसे मूव करता है थ्रू दीज एट्रियम। और जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे फ्लो कर रहा है। तो उसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि ब्लड जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो लंग्स है, लंग्स के थ्रू जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब है ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे एक पल्मनरी वेन है जो कि लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके, लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाएगी। सो ये एरोस को आप ध्यान से देखिए, ये आपको बताएंगे द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड। अब यहाँ पे जब ये ब्लड जो है ये लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंच गया, तो वैल्व्स के थ्रू इट विल मूव टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। एंड देन जब हम राइट साइड पे आएंगे तो हम बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। मतलब वो ब्लड हमारी बॉडी से, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना है। राइट नाउ अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पहुंच गया है ब्लड, तो यहां से इट विल मूव टू बॉडी ऑर्गन्स। इट विल बी सप्लाइड टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगी एक आर्टरी जिसको हम आयोटा बोलते हैं। राइट सो अब जो ब्लड है, प्योर ब्लड, वो बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच चुका है। अब यहाँ से जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में डाल देंगे बिकॉज दैट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ से कौन कैरी करेगा इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स? दैट इज अ मेन वेन विच इज वेना केवा। सो वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम तक लेके जाती है। तो दिस इज द, यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप देखा, थर्ड स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप एंड नाउ दिस इज द फिफ्थ स्टेप। यहाँ पे जब राइट ऑरिकल में अब हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया है, इट विल मूव टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से अब ये लंग्स के पास वापस जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हटे और ऑक्सीजन एंटर हो जाए। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है? पल्मनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है लंग्स तक। So this is how the blood flows from
lungs to heart and then heart to body organs and from body organs to heart and then again back to the lungs. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस टाइप की सर्कुलेशन है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो दो बारी हार्ट से होके गुजर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. और ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है. तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन. तो आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है कि जो ब्लड है वो दो बारी हार्ट से ट्रैवल कर रहा है इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ दैट बॉडी. राइट. सो इसके अंदर पल्मरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों इंक्लूडेड है. अब बात करते हैं, ये हमारा पूरा प्रोसेस था ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपको ब्लड, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज के अलग अलग फंक्शंस पता होने चाहिए. एंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज हाउ द ब्लड फ्लोज थ्रू the heart. Now the next topic here is excretion. Now excretion की जब हम बात करेंगे, that means जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे वो यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म में होंगे. सो दैट मीन्स वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं. सो किडनी का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इसमें हम किडनी के स्ट्रक्चर को देखेंगे एंड विल सी व्हाट आर द अदर ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. तो फंक्शन ऑफ किडनी पहले समझते हैं. सो किडनी का मेन फंक्शन होता है जो भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर है, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में या बेस सॉल्ट्स की फॉर्म में या फिर एक्सेस वाटर की फॉर्म में, वो ब्लड से बाहर आए एंड दे शुड बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. नाउ इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? किडनीज आती हैं. देयर इज अ पेयर ऑफ किडनी. सो दो किडनीज हैं, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो. इट इज अ पेयर ऑफ किडनी. देन ये पेयर ऑफ किडनी से निकल रहे हैं यूरेटर. तो यूरेटर जो है वो ट्यूब्स हैं जो कि सीधा यूरिनरी ब्लैडर में जाके अटैच हो रही है. नाउ दिस इज द ब्लैडर जहाँ पे जो यूरिन होता है वो टेम्परेली स्टोर होता है एंड देन इट मूव्स आउट थ्रू यूरेथ्रा. नाउ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब हर एक किडनी के अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं. तो नेफ्रॉन इज द फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी. नाउ अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये मालूम, ताकि हम ये देख सकें कि नेफ्रॉन के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं ब्लड के अंदर वो कैसे जो है यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. अब जो ये डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की. तो जो भी ब्लड है, ये दिखा हुआ है यहाँ पे डर्टी ब्लड जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, वो पहले ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है. वो फिल्टर करेगा ब्लड को. सो दिस इज ग्लोमेरुलस. ये पहले ब्लड को फिल्टर करता है. तो जो भी सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, यूरिया हो गया, जो ब्लड के अंदर हैं वो बोमेन्स कैप्सूल में पास करते हैं. नाउ दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल. ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल. इसके अंदर ये एंटर कर जाता है. नाउ जब ये, अब यहाँ पे देखिए ये ट्यूब्यूल के अंदर एंटर कर रहा है. सो दीज आर द ब्लड कैपिलरीज हियर एंड ये ट्यूब्यूल है जिसमें जो है ब्लड अभी फ्लो कर रहा है. राइट. अब ये एरोज की डायरेक्शन आप देखते चले जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ जब ये ट्यूब्यूल के अंदर एंटर कर जाएगा तो जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस अभी बचे हुए हैं ब्लड के अंदर, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड है, और जो भी सॉल्ट वाटर है, वो यहाँ पे ब्लड जो है वो रीएब्सॉर्ब करता है. बट यूरिया रीएब्सॉर्ब नहीं होता. सिर्फ बाकी जो सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड अदर सॉल्ट्स, दे कैन बी रीएब्सॉर्ब इन द ट्यूब्यूल. तो जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, यूरिया हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, वो ट्यूब्यूल के अंदर ही रह जाता है. तो दिस इज द ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल के अंदर बचता है यूरिया एंड एक्सेस वाटर. नाउ जो ये लिक्विड होता है ट्यूब्यूल के अंदर, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर, वो यूरिन बनाता है. राइट. नेफ्रॉन क्या करता है? यूरिन को कैरी करता है इनटू इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे यूरिन जो है वो कलेक्ट हो जाता है एंड इट इज देन कैरिड आउट टू यूरेटर. ये यूरिन जो है यहाँ से यूरेटर की तरफ मूव कर जाता है. यूरिन जो है टेम्परेली कहाँ स्टोर होता है? ये ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है एंड देन इट इज पास थ्रू द यूरेथ्रा. राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हाउ द वेस्ट और द डर्टी ब्लड is filtered in nephron, or they can ask you what is the structure of nephron. यहाँ पे दो चीजें आपने और ध्यान रखनी है. वन इज द रेनल आर्टरी एंड अदर वन इज द रेनल वेन. तो रेनल वेन एंड रेनल आर्टरी क्या है? रेनल आर्टरी जो है वो
डर्टी ब्लड को लेके आती है किडनी तक। सो किडनी में जो डर्टी ब्लड पहुंच रहा है प्यूरिफिकेशन के लिए, वो कौन लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है रेनल वेन। एंड रेनल आर्टरी का क्या काम है? रेनल आर्टरी का काम है कि जो भी ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, जिसमें से सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल चुके हैं, वो किडनी से बाहर दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचे ब्लड, दैट इज कैरिड थ्रू रेनल आर्टरी. So this was whole about the whole chapter, life processes. If you have any doubts and any question, you can ask me in the comment section. Thank you.